सेठी साहब, यूक्रेन वॉर के ख़ात्मे के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह मुस्तैद और एक्टिव थे, वो हम देख रहे हैं कि उस पर काफ़ी अब उसमें नरमी आ चुकी है या वो स्लो हो चुका है। लेकिन मीनवाइल मिडल ईस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो रही है। जर्मनी ने अपने शहरियों को कहा है कि ईरान से निकल जाएं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन सख्त पाबंदियों का इरादा ईरान पर रखता है। दूसरी तरफ तुर्की की तरफ से इसराइल के खिलाफ जो इक़दाम किए गए, ये किस बात का मज़हर है? देखिए, मुझे कुछ शक पड़ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग होनी है असेंबली की, सिक्योरिटी काउंसिल, वो सितंबर के आखिर में होती है। उससे पहले मैं समझता हूँ कि इजराइल जो है और अमेरिका मिलके कुछ कार्रवाई करेंगे, ताकि अगर वहां कोई लड़ाई झगड़े हों या कोई रिकग्निशन की बात हो, जो कि फ्रांस भी धमकी दे रहा है, यूके ने भी कहा है, मतलब और लोगों ने भी ये बात कही है कि कनाडा ने भी ये बात कही है कि हम शायद रिकग्नाइज कर ले पैलेस्टाइन को। तो अब तो मेरा ख्याल है उसको या तो प्रिएम्प्ट करने के लिए, या ये कि ठीक है रिकग्नाइज करना चाहते हैं, उससे पहले हम कोई कार्रवाई करके कोई चीज कोई हाथ में कुछ ले लें, ताकि अगर पीछे भी हटना पड़े तो कंसीड उस वक्त करे, अभी और कुछ चीज हाथ में पकड़ लें। तो इसी सिलसिले में मेरा ख्याल है 2-3 इनिशिएटिव्स मुझे नजर आ रहे हैं, जिनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके के साथ स्टेटस को थोड़ा सा और अपने हक में कर लिया जाए, ताकि जहां भी कभी भी कहीं कंसेशन करनी पड़े तो फिर यही चीजें वापस कंसीड कर दी जाए। ये नॉर्मल टैक्टिक्स होते हैं कि जब नेगोशिएशन में जाते हैं तो कुछ हाथ में और चीजें ले लेते हैं, ताकि अगर देनी पड़ जाए तो दे दें। तो अब मेरा ख्याल है इसमें 2-3 इश्यूज जो मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि इजराइल ने ये जो प्लान बनाया है कि जी गाजा को नेक्स्ट ही कर लेना है, रिजर्विस्ट कॉल कर लिए हैं, 50-60 हजार रिजर्विस्ट कॉल कर लिए हैं, 1-1.5 लाख की पहले फौज है उनके पास, एंड दे आर गोइंग टू ट्राई एंड पुश द पैलेस्टीनियंस आउट इन द नेक्स्ट 3 वीक्स ऑफ वो, ताकि अगर ये सीज फायर करनी भी पड़े या कोई कंसीड करना भी पड़े तो कम से कम जो चीज हाथ में होगी वो तो फिर बंदा कहता है ना कि स्टेटस को रहेगा। तो मेरा ख्याल है एक तो ये मुझे लगता है कि इजराइल इज गोइंग टू पुश अहेड, और वो केयर नहीं करेगा कि हॉस्टेजेस जो हैं उनके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। आई थिंक ये जो डिमांड है ना कि ये हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए सीज फायर कर लें या नेक्स्ट ना करें, मेरा ख्याल है नेतन्याहू इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो करेगा जो उसने करना है। अच्छा। ताकि उससे पहले ये इस सितंबर में ही ये सारा रैप अप कर ले जिस हद तक कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओके कर दिया है इस प्लान को। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन से यही कहा था, उस वक्त तो यही बात थी ना कि अमेरिका टेक ओवर कर लेगा और इसको रिवियरा बना देगा, फ्रेंच रिवियरा एक बना देगा, और बाकी पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको कहेंगे कि आप चले जॉर्डन चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, यमन चले जाएं, इधर उधर चले जाएं, आप लोग सीरिया चले जाएं, और ये जो है इसको हम एक इंटरनेशनल रिजॉर्ट बना देते हैं। इसी किस्म की बात थी, और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी प्रपोज किया था कि पैसे जो हैं उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो हम सऊदी अरेबिया से और मुस्लिम ममालिक से हम लेंगे एक्सेट्रा। तो मेरा ख्याल है कि ग्रीन लाइट मिल गई हुई है और ये करेंगे अब ये काम। इसका मतलब ये है कि और लोग मारे जाएंगे और जेनोसाइड होगी वहाँ, और इसके लिए इजराइल और अमेरिका तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। तो एक तो ये मुझे नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो इशारा जो मुझे एक और नजर आ रहा है कि बड़ी अग्रेसिव किस्म की इंस्टिंक्ट्स हैं अमेरिका की और इजराइल की, तो यमन के जो डेवलपमेंट है, आपने भी जिक्र किया कि यमन के ऊपर फिर टारगेटिंग हो रही है, और एक क्लेम ये किया जा रहा है कि यमन का एक प्राइम मिनिस्टर को इजराइल ने टारगेट किया, भी कंफर्मेशन पता जी, ईरानी बैक, जाहिर है यमन इज बैक बाय ईरान। अच्छा, अब बात यह है कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो टफ हो रही है, वो कह रही है ईरान के ऊपर और सख्ती की जाए, दूसरी तरफ यमन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया इजराइल ने और अमेरिका ने, और शाम के साथ भी बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है डीमिलिटराइज करें उस एरिया को जहां से इजराइल को थ्रेट्स हो सकते हैं। हाँ, मगर शाम तो उनके हाथ में आ गया ना जी, तो इसलिए, मगर एट द सेम टाइम तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं कि एक तरफ शाम के साथ टेरिटरी ली जा रही है, उनको और दबाया जा रहा है, या उनको अपने कैंप में लाया जा रहा है ताकि शाम जो है वो इंटरफेयर ना कर सके, वो इशू ना बने। दूसरी तरफ ईरान को टारगेट फिर से किया जा रहा है ताकि ईरान और यमन का जो नेक्सस है, जो लिंक है, वो तोड़ा जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान की तरफ से कोई जाराना कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई अगर कोई हो रही है अग्रेसिव तो वो हो रही है यमन की तरफ से। एक वाहिद मुल्क रह गया है जो अभी भी
नई दबाव में आया और अभी भी मिसाइल शिसाइल मार रहा है और वो अभी भी इट्स नॉट अंडर कंट्रोल। तो मेरा ख्याल है ये ईरान यमन को टारगेट किया जा रहा है एक तरफ कि ये एक दो आखिरी आउटपोस्ट रह गए हैं रेजिस्टेंस टू इजराइल, और नंबर 2 इजराइल जो है वो गाजा को एनेक्स करने जा रहा है ताकि ये मसला जो है ना इसको बिफोर एनी फर्दर पीस इनिशिएटिव्स आर टेकन तो इसको पक्का हाथ पे कर लिया जाए। इस किस्म की चीज वहां मुझे डेवलपमेंट नजर आ रही है। तो ऐसे में तुर्की की जानिब से बॉयकॉट, एयर स्पेस बंद कर देना और दूसरी तरफ आर्मेनियन जेनोसाइड का तस्लीम किया जाना एक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का, इससे पहले किसी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा करने से अवॉइड किया, तो नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, आप सही कह रही हैं। टर्की का जो प्रॉब्लम है ना विद द मिडल ईस्ट के अंदर वो है कुर्दों का, जो कि और वो कुर्द जो है ज्यादातर जो है वो सीरियन टेरिटरी में है और वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट, ऑटोनमस रीजन, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं, सेसेशनिस्ट हैं। टर्की के अंदर भी कुर्दों की एक इसी किस्म की सेपरेटिस्ट तहरीक चल रही है। उसको पहले तो अमेरिका की तरफ से सीक्रेट इमदाद मिलती थी और वो लोग जो कि टर्की के खिलाफ थे। अब सूरत हाल ये है कि टर्की ने भी इसीलिए इंटरवेंशन की थी सीरिया के अंदर, वो उन ग्रुप्स को हेल्प कर रहे थे जो कि कुर्दों के खिलाफ थे एंड सो ऑन। तो अब मेरा ख्याल है कि ये फैसला हुआ है कि ये कि टर्की के साथ भी हार्ड लाइन लेनी है, क्योंकि टर्की भी एक बहुत बड़ा एक इमर्जिंग पावर बन रहा है। तो अब हुआ ये है कि इन्होंने जो अनाउंस किया है, क्योंकि याद रहे कि टर्की ने बड़ी सॉलिडली कंडेम किया है इसराइल को और वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, और टर्की के अभी भी बहुत से इंटरेस्ट हैं इन सीरिया। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये जो आर्मीनिया वाली बात की है ना, ये बिल्कुल पंगा लेने वाली बात की है। आर्मीनिया का है मसला क्या, क्यों इसराइल ने आर्मीनिया की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले और उसके दौरान जो इशू बने थे तो क्यों इसको फिर से एक दफा छेड़ा है। अब आर्मीनिया का इशू क्या है, मैं एक सेकंड में एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए लोगों को। आर्मीनिया के अंदर क्रिश्चियंस थे, कोई अबाउट 800,000 टू 1 मिलियन के करीब, और ये एक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। और जब ऑटोमन एम्पायर ब्रेकअप करने से पहले वहाँ यंग टर्क्स का एक मूवमेंट था जिन्होंने सीज कर लिया था पावर, और ऑटोमन्स जो ये जो आर्मेनियंस थे, इनकी भी एक सेपरेटिस्ट तहरीक थी कि हम अलग एक अपनी रियासत बनाएं। अब ऑटोमन्स जो थे मुसलमान थे और ये क्रिश्चियंस थे, तो ऑटोमन्स ने ठीक ठाक ठुकाई की इनकी बिफोर द एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, और उसके बाद भी बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये काफी इनके ऊपर दबाव रहा आर्मेनियंस के ऊपर, और काफी इनकी तरफ से भी टेररिस्ट एक्ट्स हुए इन टर्की। तो जब ये यंग टर्क्स ने इनको फिर सोचा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो रही थी उससे, तो उन्होंने सोचा अंडर कवर ऑफ दिस हम जितनी जेनोसाइड कर सकते हैं तो इनको खत्म कर दें हम मार मार के। तो यहाँ इन्होंने क्रिश्चियंस को, आर्मेनियन क्रिश्चियंस को मार मार के निकाल के मारा और इनको लॉन्ग मार्चेस करके निकाला फ्रॉम दिस एरिया, और वो काफी उसके ऊपर तारीख लिखी गई है। तो अब जो इन्होंने जो बात कर दी है जेनोसाइड की कि जी टर्की तो मानता नहीं है, बिकॉज जाहिर है वो ऑटोमन्स खत्म हो गए, तो उसके बाद फिर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किस किस्म की तहरीक टर्की स्टेट बनी। तो जाहिर है कोई अपनी पुरानी तारीख जो है इस किस्म की खूनी तारीख को लोग नहीं मानना चाहते, होती है मगर वो नहीं मानते। और इजराइल ने ये जो पंगा लिया है कि हाँ वो तो जेनोसाइड थी, अब क्योंकि इजराइल के ऊपर चार्ज लग गया है, टर्की लगा रहा है कि आप जेनोसाइड कर रहे हैं, तो इजराइल ने वापस चार्ज लगा दिया कि आपने भी तो जेनोसाइड की थी। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, आपने भी तो आर्मीनिया के ऊपर क्रिश्चियंस के ऊपर जेनोसाइड की थी। तो ये, और उसकी वजह से अब टर्की ने अपने तल्लुकात जो है अर्दोगान ने एकदम अब्रप्ट इजराइल के साथ खत्म कर दिए और रप्चर कर दिए। तो इस किस्म की डेवलपमेंट्स भी अब हो रही है। ये सारा एरिया जो है ना, पुरानी नई बातें निकल रही हैं और लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं। तो शुरू में तो आपने डिस्कस किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान के साथ हुआ, फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ है, उधर रशिया एंड यूक्रेन में है,
اور اب پہلے ابھی ہم نے دیکھا ایران کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ آئی تھنک جو گلوبل ورلڈ آرڈر ہے نا یہ تبدیل ہو رہا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بہت گلوبل آرڈر چینج ہوا، نئی ریاستیں بنی، امپیریلزم جو تھی وہ اس نے نئی نئے اسٹیٹس بنائی اپنے، ان کو کنٹرول کیا، ہیجمنی کریٹ کی. سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر لڑائی جھگڑے ہوئے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا تو ڈی کالونائزیشن شروع ہو گئی، بہت سی ریاستیں اب انڈیپینڈنٹ ہونی شروع ہو گئی، امپائر ٹوٹنے شروع ہو گئے. اب پھر یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک قسم کی سارا گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے. وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو گلوبل آرڈر بنایا تھا، رولز بیسڈ گلوبل آرڈر لیڈ بائی دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ نیٹو، وہ بھی اب ٹوٹ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ بڑا اس وقت ٹرکی مومنٹس ہیں ان دا نیکسٹ 5-10 ایئرس، جہاں ہر قسم کا جو پرانے آرڈرز ہیں وہ اٹیک آ رہے ہیں فرام ون پلیس اور دی ادر، اور ریاستیں جو ہیں دے آر فیلنگ دا ہیٹ. نئے نئے الائنسز بن رہے ہیں اور نئے نئے ملٹری پیکٹس بن رہے ہیں اور نئے نئے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آل وچ سگنیفائی کہ دا لیول آف وائلنس از گون اپ. کیونکہ جب بھی تبدیلی اس قسم کی ہوتی ہے تو اس وقت لیول آف وائلنس گوز اپ. So that is what is happening now on the global stage. We are seeing a shift in global power politics. Unilateral, rules-based order imposed by the United States and Europe. We are moving into a multipolar world with different power centers and also new alignments. So that is, اور اس کے اندر پھر ہمیشہ ٹرموائل اور انسٹیبلٹی ہوتی ہے جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو دنیا مجموعی طور پر تبدیلیوں کی زد میں ہے. پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ محدود پیمانے کی جنگوں کے بعد دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے.